नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ा जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। विषय है वाल्मीकि रामायण में बताई गई अयोध्या और जो शहर आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है, इनके बीच का संबंध। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे चौंकाने वाली बात से, अयोध्या के आकार से। हाँ, वो एक बड़ा पॉइंट है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 5 में एक श्लोक आता है। जी, श्लोक है द्वादश योजनायामा त्रियोजना विस्तृता। द्वादश योजनायाम त्रियोजना विस्तृता। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब है 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई। सुनने में तो ये बस एक माप लगता है। हाँ, लेकिन यही बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पारंपरिक भारतीय माप में एक योजन कितना होता है? करीब 8 से 10 मील, या कह लीजिए 13 से 16 किलोमीटर। अच्छा, 8 से 10 मील। जी। अब अगर हम इस माप को वाल्मीकि जी के वर्णन पर लगाएं, तो रामायण की अयोध्या करीब 96 से 120 मील लंबी हुई। 96 से 120 मील। हाँ, और चौड़ाई हुई 24 से 30 मील। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा हुआ। इसका क्षेत्रफल कितना बनता है फिर? करीब 2300 से 3600 वर्ग मील। आप अंदाजा लगाइए, ये आज के दिल्ली एनसीआर जितना या शायद उससे भी बड़ा हो सकता है। अविश्वसनीय। और आज की अयोध्या, उसका क्षेत्रफल कितना है? आज की अयोध्या का क्षेत्रफल महज करीब 3.86 वर्ग मील है, यानी 10 वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 10 वर्ग किलोमीटर, और रामायण में वर्णन है हजारों वर्ग मील का। हाँ, मतलब वाल्मीकि के वर्णन से 600 गुना से भी ज्यादा छोटा। ये स्रोत कहते हैं कि ये अंतर इतना ज्यादा है कि इसे सिर्फ काव्य अतिशोक्ति, मतलब पोएटिक एग्जैजरेशन कहकर टालना थोड़ा मुश्किल लगता है। ये पहली बड़ी विसंगति है जिसे ये पॉइंट आउट करते हैं। ये तो वाकई सोचने पे मजबूर करता है। अच्छा, आकार के अलावा जानवरों के बारे में भी कुछ था ना, घोड़ों का जिक्र। हाँ, बिल्कुल सही। बालकांड के उसी सर्ग 5 में श्लोक 9 में कुछ खास जानवरों का जिक्र है। श्लोक है काम्बोजैर भल्लिकैश्चैव वनायुजैर नदीजैश्च अश्वै पूर्णाम नरेंद्रेणा उष्ठैश्च खरैर्गजै। जी, इसका अर्थ बताया गया है, वो नगरी काम्बोज, बाहलिक, वनायु जैसे देशों और नदी किनारे के देशों में जन्मे बढ़िया घोड़ों से और साथ ही ऊंटों, खच्चरों या गधों और हाथियों से भरी हुई थी। तो इसमें क्या खास है? ये तो सामान्य लगता है। देखिए, खास बात यह है कि ये जगह कहाँ थी। स्रोत बताते हैं कि काम्बोज यानी आज का काबुल क्षेत्र, बहलीक यानी बल्ख जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पड़ता है, और वनायु जिसे कुछ लोग अरब या मध्य एशिया का क्षेत्र मानते हैं। अच्छा, ये सब तो भारत के गंगा के मैदानों में नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सारे इलाके आधुनिक अफगानिस्तान और मध्य एशिया के हैं। सूखे पहाड़ी घोड़े पालने वाले इलाके। और पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं? वो भी इसी तरफ इशारे करते हैं। जैसे भारत में घोड़े मूल रूप से नहीं पाए जाते थे। वाइल्ड हॉर्स, जंगली घोड़े तो यहाँ करीब 8000 ईसा पूर्व तक खत्म हो गए थे। घोड़े बाद में मध्य एशिया से लाए गए। तो मतलब ये हुआ कि रामायण में जिन खास नस्लों के घोड़ों का जिक्र है, वो मध्य एशिया से आते थे। से जिक्र जो रेगिस्तानी जानवर हैं, ये अयोध्या के भूगोल को गंगा के मैदानों की नमी वाली जलवायु से ज्यादा मध्य एशिया की सूखी जलवायु जैसा दिखाता है। ये एक और पहेली है। घोड़े और ऊंट, ये कनेक्शन तो दिलचस्प है। अब जरा अयोध्या की वास्तुकला और हथियारों की बात करते हैं। बालकांड सर्ग 5 में ही इसका भी जिक्र है। श्लोक 10 कहता है सप्त भूमि प्रतिष्ठानाम नाना वस्तु समाकुलम। हाँ, यानी 7 मंजिला इमारतें मानो आसमान छू रही हों, स्काईस्क्रेपर्स जैसी। जी। और फिर श्लोक 12 में हथियारों का जिक्र, शतघनी भी समायुक्ताम। शतघनी लेस जो 100 लोगों को मार सकते हैं। शतघनी 7 मंजिला इमारतें और 100 को मारने वाले हथियार, ये तो बहुत एडवांस्ड लगता है। हाँ, वर्णन तो बहुत भव्य है, लेकिन यहाँ फिर स्रोत पुरातात्विक सबूतों का हवाला देते हैं। जैसे मैंने बताया, 1970 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल ने अयोध्या में खुदाई की थी। हाँ, आपने बताया था। उन्हें जो सबसे पुरानी बसावट मिली वो करीब 8वीं सदी ईसा पूर्व की थी। उसे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर कहते हैं। स्रोतों के मुताबिक उस खुदाई में ऐसी 7 मंजिला इमारतों या शतघनी जैसे किसी विकसित हथियार का कोई सबूत नहीं मिला जो रामायण के इस वर्णन से मेल खाता हो। तो मतलब जैसे विशाल आकार का सबूत नहीं मिला, वैसे ही इन भव्य इमारतों और हथियारों का भी पुरातात्विक आधार कमजोर है स्रोतों के अनुसार। हाँ, स्रोतों का तर्क यही है कि आर्कियोलॉजी जो है वो महाकाव्य के शाब्दिक वर्णन से पूरी तरह मेल नहीं खाती। आकार, वास्तुकला, यहाँ तक कि भूगोल, कई चीजों पर सवाल उठते हैं। भूगोल की बात चली है तो नदियों का जिक्र बहुत जरूरी है। ऋग्वेद, जो हमारा सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसमें नदियों के कुछ उल्लेख है
जिन्हें ये स्रोत रामायण के भूगोल से जोड़कर देखते हैं। जैसे ऋग्वेद के मंडल 5 सूक्त 53 मंत्र 9 में कहा गया है, रसा कृमु अनितांभा कोहा सिंधा या सरयू। जी। अनुवाद है, हे मरुतो, रसा अनिताभा कृमु कुभा नदियां, सिंधु नदी और सरयू नदी तुम्हारी गति को न रोकें। इस क्रम का क्या महत्व है? महत्व ये है कि इस मंत्र में नदियों का जो क्रम है, खासकर कुभा जो आज की काबुल नदी है, फिर सिंधु और उसके बाद सरयू, ये भौगोलिक रूप से सरयू को सिंधु नदी के पश्चिम में रखता है। सिंधु के पश्चिम में? लेकिन आज की सरयू तो अयोध्या के पास पूर्व में है। हाँ, यही बात है। विद्वान जैसे राजेश कोचर, जिनका जिक्र इन स्रोतों में आता है, वो इस वैदिक सरयू की पहचान अफगानिस्तान की हरिरुद नदी से करते हैं। हरिरुद एक काफी बड़ी नदी है, करीब 650 किलोमीटर लंबी, हिंदू कुश पहाड़ों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। ये आज की अयोध्या वाली सरयू, जो घाघरा की सहायक है, से बिल्कुल अलग और बहुत पश्चिम में है। अरे, मतलब ऋग्वेद वाली सरयू शायद आज की सरयू नदी थी ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। और सिर्फ सरयू नहीं, सरस्वती नदी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। सरस्वती, उसके बारे में क्या? देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती का बहुत महत्व है। मंडल 10 सूक्त 75 मंत्र 6 में नदियों का वर्णन है, उसमें सरस्वती का भी नाम है। एक पंक्ति आती है, सरो युताम इव गिरभी। सरो युताम एव गिरभी, इसका मतलब? इसका एक अर्थ लगाया जाता है, पहाड़ों से निकलकर बहने वाली। पहले कई लोग मानते थे कि ये आज की घग्घर हकरा नदी है, जो राजस्थान हरियाणा में बहती थी और अब सूख गई है। हाँ, ये तो सुना है, लेकिन ये स्रोत भौगोलिक और बाकी टेक्स्ट के संदर्भों के आधार पर इस वैदिक सरस्वती की पहचान अफगानिस्तान और ईरान में बहने वाली हेलमंद नदी से करते हैं। अवेस्ता ग्रंथ में इसे हरहवती कहा गया है। हेलमंद नदी, वो भी पश्चिम में? हाँ, ये नदी भी पश्चिम में है और हामू ने सबरी झील में जाके मिलती है। कि अगर रामायण की मुख्य नदी सरयू और ऋग्वेद की मुख्य नदियां सरयू सरस्वती वास्तव में पश्चिम में थी, तो ये कहानी के मूल स्थान के बारे में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। नदियां पश्चिम में, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। क्या और भी कोई ऐसे संकेत हैं भूगोल या खगोल विज्ञान से जुड़े? हाँ, एक और पॉइंट है। स्रोत वेदांग ज्योतिष का हवाला देते हैं। ये प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें एक जगह साल के सबसे लंबे दिन यानी ग्रीष्म संक्रांति पर दिन और रात की लंबाई का अनुपात 3:2 बताया गया है। 3:2, 3.2, इसका क्या मतलब? खगोल विज्ञान के हिसाब से दिन और रात की लंबाई का यह अनुपात पृथ्वी पर सिर्फ एक खास लैटिट्यूड मतलब अक्षांश पर ही संभव है, और वो अक्षांश है लगभग 34 डिग्री उत्तर, 34 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये कहाँ पड़ता है? स्रोत बताते हैं कि ये लैटिट्यूड आज के हेरात या काबुल यानी अफगानिस्तान के पास से गुजरता है। और आज की अयोध्या? वो लगभग 26 से 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। वहां यह अनुपात काफी अलग होता है। तो ये खगोलीय गणना भी इन स्रोतों के मुताबिक उत्तर पश्चिम इलाके की तरफ ही इशारा कर रही है। एक और इशारा उसी दिशा में, कमाल है। और वो सोम पौधे वाली बात क्या थी? उसका भी जिक्र है शायद? हाँ, सोम। वैदिक यज्ञों में सोम रस का बहुत महत्व था, देवताओं को चढ़ाया जाता था। ऋग्वेद में इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। ये कहाँ मिलता है, कैसा होता है? जी। ऋग्वेद में जिस सोम का वर्णन है, उसकी पहचान अक्सर एफेड्रा नाम के पौधे से की जाती है। पारसी ग्रंथ अवेस्ता में से होम यानी होमा कहा गया है। एफेड्रा? ये कहाँ मिलता है? ये पौधा आज भी मुख्य रूप से हिंदू कुश पहाड़ों, ईरान और अफगानिस्तान के पहाड़ी और सूखे इलाकों में ही उगता है। गंगा के नमी वाले मैदानों में ये स्वाभाविक रूप से नहीं मिलता। अच्छा। तो सोम की उपलब्धता का ये भौगोलिक बंधन भी स्रोतों के अनुसार वैदिक और शायद रामायण काल की घटनाओं के मूल स्थान के बारे में एक और संकेत देता है, जो गंगा के मैदानों से अलग है। तो हमने आकार देखा, जानवर देखे, नदियां, खगोल विज्ञान, सोम का पौधा, कई बातें हैं जो स्रोत कह रहे हैं कि वो उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती हैं। अब वापस जरा पुरातत्व पर आते हैं। आपने बीबी लाल की खुदाई का जिक्र किया था, क्या उसके बाद भी अयोध्या में कोई महत्वपूर्ण खुदाई हुई? हाँ, हुई है। और जैसे मैंने कहा, यह पहलू काफी जटिल और विवादास्पद भी रहा है। बीबी लाल को 8वीं सदी ईसा पूर्व से पुराने शहरी अवशेष नहीं मिले थे। उनसे भी पहले 19वीं सदी में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की, तो उन्हें मुख्य रूप से बौद्ध स्तूप और विहार मिले थे। बौद्ध अवशेष? जी। फिर सबसे ज्यादा चर्चित खुदाई हुई 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने की थी, बाबरी मस्जिद वाले विवादित स्थल पर। हाँ, वो तो काफी खबरों में थी। उसमें क्या मिला? उस खुदाई में जमीन के नीचे से स्तंभों के आधार मतलब पिलर बेस मिलने की बात सामने आई थी,
लेकिन जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, सुप्रिया वर्मा और जया मेनन जैसे कई स्वतंत्र पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इस खुदाई के तरीकों, उसकी रिपोर्टिंग और उसके निष्कर्षों पर गंभीर सवाल उठाए थे। क्या सवाल थे? आरोप थे कि खुदाई चयनात्मक थी, मतलब सेलेक्टिव थी, और व्याख्याएं पहले से तय नतीजों के हिसाब से की गईं। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी मिलता है। और अंत में जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसने भी किसी पुराने मंदिर के तोड़े जाने के पुख्ता पुरातात्विक सबूत पर ज्यादा जोर देने के बजाय आस्था, विश्वास और ऐतिहासिक कब्जे जैसे तर्कों को ज्यादा महत्व दिया। तो मतलब पुरातत्व से भी कोई निर्णायक बात सामने नहीं आई? निर्णायक कहना मुश्किल है। इसी संदर्भ में हैंस बैकर जैसे यूरोपीय विद्वानों का शोध भी है, जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। बैकर का तर्क है कि अयोध्या का पुराना नाम साकेत था और गुप्त काल में इसका नाम अयोध्या रखे जाने से पहले ये एक बड़ा बौद्ध और जैन केंद्र था। तो पुरातात्विक तस्वीर भी स्रोतों के मुताबिक काफी मिली जुली है और व्याख्याओं पर बहुत निर्भर करती है। वो सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण के भव्य वर्णन की पुष्टि करती हुई नहीं दिखती। ये तो काफी उलझा हुआ मामला है। अच्छा, क्या दूसरे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण से सहमत है या उनमें कहानी कुछ अलग है? ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। स्रोत बताते हैं कि कुछ दूसरे प्राचीन ग्रंथ कहानी का एक अलग ही नजरिया पेश करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं, उनमें से एक है दशरथ जातक, नंबर 461। कुछ विद्वान इसे वाल्मीकि रामायण से भी पुराना मानते हैं। अच्छा, उसमें क्या है? उसमें भी राम कथा का एक रूप है, लेकिन उसमें राम को अयोध्या का राजा नहीं बताया गया है। नहीं तो कहाँ का राजा बताया है? वाराणसी का। काशी का राजा? और उस कहानी में न तो सीता का पत्नी के रूप में जिक्र है, न रावण का, न लंका का। राम वाराणसी के राजा और सीता रावण का जिक्र ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी हुई। हाँ, इसी तरह एक और बौद्ध ग्रंथ है संयुक्त निकाय। उसमें अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन उसे सरयू नदी के किनारे नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे बताया गया है। गंगा के किनारे? जी। तो स्रोत मानते हैं कि ये जो भिन्नताएं हैं ये दिखाती हैं कि राम कथा के शायद कई अलग अलग संस्करण प्राचीन काल में प्रचलित थे और कहानी समय के साथ विकसित हुई होगी, उसका स्थानीकरण हुआ होगा। इसके अलावा स्रोत इस बात पर भी ध्यान दिलाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में गंगा और यमुना जैसी नदियों का उतना केंद्रीय स्थान नहीं है जितना महाभारत में है। रामायण में ऋग्वेद के पुराने देवताओं जैसे इंद्र, वरुण और ऋग्वेद में वर्णित नदियां जैसे सरयू, जिसका हमने पहले जिक्र किया, पर ज्यादा जोर लगता है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत कहते हैं कि ये भी शायद कहानी की जड़ों के गंगा के मैदानों से अलग, ज्यादा पश्चिमी या ज्यादा पुरानी होने का संकेत देता है। और कुछ कालक्रम की भी दिक्कतें हैं, जैसे रामायण में रथों का जिक्र है। रथों की तकनीक लगभग 2100 ईसा पूर्व के बाद ही विकसित हुई मानी जाती है। और जैसा हमने पहले बात की, पुरातत्ववेत्ता मानते हैं कि गंगा के घने जंगलों वाले मैदानों में बड़े पैमाने पर इंसानी बसावट लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही संभव हो पाई। तो इतने सारे बिंदु, आकार, जानवर, भूगोल, नदियां, अक्षांश, पुरातत्व, दूसरे ग्रंथ, बाहरी सबूत, भोगस, कोई वनस्पति, सोम, कालक्रम, स्रोत तो वाकई कई गंभीर सवाल उठा रहे वाल्मीकि रामायण की अयोध्या और आज की अयोध्या के एक होने पर। जी हाँ। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्रोतों के अनुसार वाल्मीकि की अयोध्या शायद कहीं और थी, तो आज की अयोध्या को राम की अयोध्या कैसे माना जाने लगा? ये जुड़ाव कैसे और कब बना? स्रोतों के अनुसार ये कोई एक दिन में या अचानक नहीं हुआ। ये एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। कैसे? जैसा हमने पहले हैंस बेकर के शोध के हवाले से बात की, इस जगह का पुराना नाम साकेत था और ये एक बौद्ध जैन केंद्र था। स्रोत मानते हैं कि इसका नाम बदलकर अयोध्या संभवतः गुप्त काल में, यानी 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास किया गया। शायद किसी गुप्त सम्राट जैसे स्कंदगुप्त ने इसे रामायण की अयोध्या से जोड़ने का प्रयास किया हो। गुप्त काल में? अच्छा। इसके बाद महान कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य रघुवंश में इसी स्थान का वर्णन अयोध्या के रूप में किया। इससे इस पहचान को साहित्यिक मान्यता और बल मिला। कालिदास ने भी इसे अयोध्या कहा। हाँ, लेकिन इस जगह को राम के जन्मस्थान के रूप में आम लोगों के मन में गहराई से स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका स्रोतों के अनुसार मध्यकाल में निभाई गई। 16वीं शताब्दी में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। क्या? पहला, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसने राम कथा को उत्तर भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय बना दिया और इसी अयोध्या को कहानी का केंद्र माना। दूसरा, उसी दौर में मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में अयोध्या का जिक्र राम के निवास स्थान और एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ के रूप में किया। तुलसीदास और अबुल फजल दोनों ने 16वीं सदी में इसे राम से जोड़ा। हाँ, उस समय वाराणसी, जो शिव का प्रमुख केंद्र था,
उसके बढ़ते प्रभाव के सामने राम के भक्तों के लिए अयोध्या एक वैकल्पिक और तार्किक पवित्र केंद्र के रूप में उभरा। भक्ति आंदोलन ने इस भावना को और भी ज्यादा मजबूत किया। तो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्थान राम कथा से इतना जुड़ गया कि वाल्मीकि रामायण के मूल भूगोल से जुड़े जो सवाल थे वो पीछे छूटते गए। तो ये एक तरह का क्रमिक विकास था। नाम बदला, साहित्य में आया, भक्ति आंदोलन से जुड़ा और साकेत आज की अयोध्या बन गया, जैसा कि स्रोत कह रहे हैं। हाँ, स्रोतों का निष्कर्ष काफी हद तक इसी दिशा में जाता है। जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं, मतलब आर्कियोलॉजी या उसकी कमी, भूगोल, नदियां, अक्षांश, जानवर, सोम, अलग अलग ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण, ऋग्वेद, जातक, बोगसगोई, कालक्रम, तो एक बहुत ही जटिल मल्टी लेयर्ड तस्वीर सामने आती है। राजेश कोचर और हैंस बैकर जैसे विद्वानों का विश्लेषण, जिन्हें स्रोतों में काफी कोट किया गया है, उनका सार यही है कि वाल्मीकि रामायण की जो मूल कहानी है या उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो शायद एक अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक माहौल की तरफ इशारा करती है। शायद प्राचीन अफगानिस्तान, ईरान सीमा या भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, जहां ऋग्वेदिक संस्कृति के निशान ज्यादा साफ नजर आते हैं। तो फिर आज की अयोध्या? इन स्रोतों का तर्क ये है कि जो आज का अयोध्या स्थल है, उसका एक प्रमुख पवित्र केंद्र के रूप में विकास बाद के युगों में हुआ, खासकर गुप्त काल और उसके बाद। ये एक तरह की प्रवासी स्मृति यानी माइग्रेटरी मेमोरी हो सकती है, या विकसित होती पवित्रता। मतलब कहानी का मूल स्थान शायद कहीं और था, लेकिन समय के साथ आस्था, भक्ति और ऐतिहासिक कारणों से कहानी को गंगा के मैदानों में इस खास जगह पर स्थानीकृत कर दिया गया, स्थानीकरण कर दिया गया। ये समझना जरूरी है। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है, जैसा स्रोत भी साफ करते हैं, कि ये ऐतिहासिक और भौगोलिक विश्लेषण आज की अयोध्या के गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक महत्व को किसी भी तरह से कम नहीं करता। ये बस ये समझने की एक कोशिश है कि स्थान, कहानी और पहचान समय के साथ कैसे बदलते हैं, विकसित होते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के नजरिए से देखा कि वाल्मीकि रामायण में बताई गई अयोध्या और आज के अयोध्या के बीच आकार, जानवरों, भूगोल, पुरातत्व, कालक्रम जैसे कई मुद्दों पर क्या अंतर या विसंगतियां बताई गई हैं। जी। और हमने ये भी समझा कि स्रोतों के अनुसार कैसे अलग अलग ग्रंथों, ऐतिहासिक घटनाओं और भक्ति की लहरों ने धीरे धीरे आज के स्थल को राम कथा के केंद्र के रूप में स्थापित किया, खास तौर पर गुप्त काल के बाद और मध्यकाल में। बिल्कुल। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है, जो इन स्रोतों के विश्लेषण से ही निकलता है। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे कहानियां, विश्वास और लोगों की सामूहिक याददाश्त भूगोल और इतिहास को भी नया रूप दे सकती हैं और समय के साथ किसी खास जगह से अटूट रूप से जुड़ सकती हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में हमारी सामूहिक चेतना और आस्था अपनी इन मूलभूत कहानियों और उनके भौतिक स्थानों के साथ अपने रिश्ते को कैसे देखती रहेगी, खासकर तब जब कभी कभी पुरातात्विक या दूसरे ऐतिहासिक सबूत एक अलग या शायद विरोधाभासी तस्वीर पेश करते हों। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कहानी, इतिहास, आस्था और पहचान के बीच के पेचीदा और हमेशा बदलते रहने वाले रिश्तों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।